स्वामी प्रसाद मौर्य की कमी की भरपाई के लिए भाजपा का बैकअप प्लान। कुर्मी बिरादरी के नेता आरपीएन सिंह अब भाजपा में। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब भाजपा के स्टार प्रचारक बन गए हैं। पडरौना के राजा साहेब अब भाजपा की नैया पार लगाएंगे। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने वाले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से दिया है इस्तीफा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल ब्रिगेड के नेता अब लगाएंगे मोदी और योगी का जयकारा। कुंवर साहब अब भाजपा में। ये सारी वो पंक्तियां हैं जो आज और आने वाले कई दिनों तक हम इन खबरों के लिहाज से सुनेंगे, इन्हीं हेडलाइंस के माध्यम से। तो हमने सोचा आपको एक साथ बता दें। तो गन्ने की मिठास के लिए कभी मशहूर रहे पडरौना के कुंवर साहब यानी आरपीएन सिंह, जो एक दिन पहले तक झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे वो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में शामिल थे, वो अब भाजपा में आ गए हैं और भाजपा के लिए नए ढंग से जनाधार को जोड़ने का काम करेंगे। यानी अब वो भाजपा का हिस्सा है, कांग्रेस छोड़ चुके हैं। 2 बार यूपीए सरकार में यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। 1996 में वो पहली बार पडरौना सीट से विधायक बने थे और 2009 तक विधायक रहे। 2009 में सांसद बने। लोकसभा चुनाव में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को मात दी। इनके पिताजी सीपीएन सिंह इंदिरा की सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, मतलब घनघोर कांग्रेसी हैं। इनकी पत्नी सोनिया सिंह हैं, वर्तमान भाजपा सरकार का स्वघोषित इकलौता विपक्ष जो जर्नलिस्ट है, एनडीटीवी चैनल, उसकी एनडीटीवी डायलॉग्स की होस्ट हैं। कुल मिलाकर के एक समृद्ध और भारत की राजनीति और बौद्धिकता में समृद्ध दखल रखने वाले नेता आरपीएन सिंह अब भाजपा का हिस्सा हैं। और यह महज उत्तर प्रदेश चुनाव का ट्रम्प कार्ड नहीं है, यह एक गंभीर सवाल है कि कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है और भाजपा के पास सत्ता के अलावा ऐसा क्या है कि इतने बड़े और विश्वसनीय चेहरों का कांग्रेस से एक एक करके मोहभंग हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के साथ साथ इस सवाल को गंभीरता से सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। यथोचित अभिवादन स्वीकार करें। मैं अनुराग मिश्रा और ये जनता जंक्शन शो है। एक बासी खबर से शुरुआत करते हैं। साल 2021 की बात है, जहां कांग्रेस भवन में एक और आरपीएन सिंह संगठन के नेताओं के साथ उस भवन के अंदर बैठक कर रहे थे, वहीं बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के बाहर उनके विरोध में नारे लगा रहे थे। आरपीएन सिंह थे। आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे और राजेश ठाकुर को नया नया झारखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद झारखंड, जो कि आदिवासी बहुल राज्य है, वहां पर गैर आदिवासी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आरपीएन सिंह के विरोध में उतर आए थे। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने आरपीएन सिंह पर संगठन को बेचने और राज्य में इसे कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इनका पुतला भी दहन किया था। 1 साल पहले की ये तमाम बातें हैं। आज की बात करें तो आरपीएन सिंह ने इस्तीफा जब दिया तो कांग्रेस से झारखंड में कांग्रेस की ही विधायक अंबा प्रसाद ने इनके ऊपर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से बीजेपी के साथ साठगांठ करके आरपीएन सिंह जी झारखंड की कांग्रेस जेएमएम सरकार को अपदस्थ कराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बारे में आगाह किया गया। इनके बीजेपी से जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है। यानी कि इस ट्वीट को देख करके यह समझ में आता है कि यह रिफ्ट बहुत पुराना था, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस में जहां कहीं भी सत्ता है वहां भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर ताकतवर आदमी सत्ता का केंद्र बन जाना चाहता है। और बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ विडंबना यही आ गई है कि मलाई काटने के आदी लोगों को सीमित सत्ता और अधिकार में काम करना पड़ रहा है, जिसका नतीजा ये तमाम छीछालेदर है। अब भाजपा और पडरौना की तरफ चलते हैं। 3.48 लाख मतदाताओं वाली सीट है पडरौना विधानसभा सीट। यहां पर सबसे ज्यादा 84,000 मुसलमान मतदाता हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति के वोटर हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 76,000 है। ब्राह्मण 52,000 हैं, यादव 48,000 हैं। आरपीएन सिंह की बिरादरी सैंथवार जो है उसका वोट 46,000 है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कुशवाहा जाति है उसका वोट 44,000 है। अब यहां का राजनीतिक इतिहास देखते हैं। आरपीएन सिंह 1996 में पहली बार इस सीट से विधायक बनते हैं। 2009 तक विधायक रहते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से इस्तीफा देते हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव होता है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा भी देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तब बसपा से लड़ रहे थे। जिसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए उपचुनाव होते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो लोकसभा चुनाव हार गए थे वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं और बदस्तूर ये सिलसिला फिर जारी रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार वहां से विधायक बनते हैं। हालांकि इधर 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन को भाजपा के ही हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर थोड़ा और पीछे जाएं
तो यहां से पहले जो पहला यहां का विधानसभा चुनाव हुआ था तब सोशलिस्ट पार्टी के जगन्नाथ मल चुने गए थे। उसके बाद 57, 62 और 67 में कांग्रेस के टिकट पर चंद्रदेव तिवारी भी जीते। उसके बाद 69 के चुनाव में पडरौना राजघराने के राजा और आरपीएन सिंह के पिता सीपीएन सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। वहीं 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर पुरुषोत्तम कौशिक चुने गए। पुरुषोत्तम कौशिक उसके बाद 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर जीते हैं। उसके बाद 1980 में कांग्रेस के बीके मिश्रा इस सीट से विधायक चुने जाते हैं। लोक दल के बालेश्वर यादव 85 में जीतते हैं। इसके बाद 89 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के असगर अली विधायक चुने जाते हैं। फिर भाजपा के हिस्से में यह सीट 1991 में आती है। उस साल भाजपा के टिकट पर सुरेंद्र शुक्ल जीते थे। साल 1993 में बालेश्वर यादव सपा के टिकट पर इस सीट से विधानसभा में पहुंचते हैं। और बाकी का हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से आरपीएन सिंह और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर जीतते हैं। अब समझ लेते हैं कि पडरौना सीट, आरपीएन सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, गैर यादव ओबीसी वोटर वर्ग और भाजपा तमाम समेत सपा की चिंताएं क्या क्या हैं। आरपीएन सिंह पिछड़ी जाति सैंथवार कुर्मी से आते हैं। पूर्वांचल इलाके में इस जाति के काफी लोग संख्या में हैं। अपना दल का जो उभार देखा गया है वो इन्हीं जाति के लोगों की वजह से देखा गया है। और एक वक्त पर कांग्रेस के लिए आरपीएन सिंह पूर्वांचल में इस जाति का सबसे बड़ा चेहरा थे। ऐसे में जब आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल होंगे तो आरपीएन सिंह के सियासी दबदबे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से मिलना है। इस तरीके से जो स्वामी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ओबीसी चेहरे के क्राइसिस से जूझ रही थी उसकी पूर्ति आरपीएन सिंह कर देंगे। पडरौना सीट फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के कब्जे में है, दबदबे वाली सीट है, लेकिन हम आरपीएन सिंह को इस आधार पर नकार नहीं सकते हैं। हमें समझना होगा कि आरपीएन सिंह एक ऐसी पार्टी का हिस्सा थे जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक वक्त में अपनी पारंपरिक सीट नहीं बचा सका था। और वो पार्टी ही अपने आप में अगर मौजूदा समय में साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए तो अप्रासंगिकता का पर्याय बन गई है। अब भाजपा का हिस्सा बनने के बाद आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य में अगर हम देखें तो आरपीएन सिंह मौर्य जी के बरक्स 20 ही बैठेंगे, 19 नहीं बैठेंगे। और पडरौना जो है वो कुशीनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। और जाहिर तौर पर आरपीएन सिंह के भाजपा में आने के बाद भाजपा के पास कुशीनगर में एक अच्छे संगठनकर्ता की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और 6 सीट आसानी से मैनेज हो जाएंगी। उसके अलावा भी पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी में मैसेज जाएगा जिसका साफ साफ फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जो बीते दिनों कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी से जाने के बाद भाजपा को नुकसान होता है। ये तमाम गुणागणित है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह साफ नहीं हुआ है कि आरपीएन सिंह उस सीट से चुनाव लड़ेंगे या कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पार्टी में आगे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे कि कांग्रेस में उनको अगर स्टार प्रचारक बनाया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह को अपने में शामिल करवाने के बाद उनको स्टार प्रचारक के तौर पर रेट करती है या फिर आम कांग्रेसी नेता के तौर पर उनकी इज्जत की जाती है। अब उत्तर प्रदेश हो गया। अब आखिरी में बात कर लेते हैं उनके झारखंड वाले मामले की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आरपीएन सिंह ने एक गलत फैसला लिया है, लेकिन उनका यह निजी फैसला है, इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभारियों का आना जाना पार्टी में लगा रहता है। अन्य प्रभारी भी पूर्व में आए हैं और अपने अपने तरीके से काम किया है। पार्टी ने आरपीएन सिंह को काफी ज्यादा मान सम्मान दिया है। उनके भाजपा में जाने से झारखंड सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के झाझुमों का गठबंधन बना रहेगा। किसी व्यक्ति से गठबंधन नहीं है, पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं आरपीएन सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद झारखंड में कांग्रेस बिना पतवार वाली नाव बन जाएगी। हालांकि हेमंत सोरेन की अपनी इमेज है, उनके पास समर्थन है और बहुत कम ही उम्मीद है कि सरकार पर कोई आंच आए, लेकिन भाजपा की राजनीति का जो काल चल रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। हमने ऐसी कई सरकारें देखी हैं जहां भाजपा ने अच्छी खासी चलती फिरती सरकारों को लूला लंगड़ा बनाया है और अपनी तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक शक्तियों का प्रयोग करके तमाम घटनाएं ऐसी हमने उत्तर प्रदेश नहीं, माफ करिएगा, बिहार या आसपास के राज्यों में हमने इस तरह की घटनाएं देखी हैं। देखने वाली बात होगी आरपीएन सिंह का भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता है और जो झारखंड में लगातार बात की जा रही है उसका क्या असर होता है। क्या कि आरपीएन सिंह भाजपा में आते हैं, उसके बाद क्या वहां पर कुछ ऐसा सरकार में उथल पुथल होती है जो बीते 1 साल से लगातार झारखंड कांग्रेस के ही कई नेता कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह के आने के बाद झारखंड में जो भाजपा के साथ उनकी करीबियां हैं वो पहले से ही बढ़ी हुई हैं और वो लगातार इस साजिश में थे कि किस तरीके से जो मौजूदा यहां की झारखंड की सरकार है उसको गिरा दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बना ली जाए।
अब आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का फुल टाइम हिस्सा है। अभी इनके जो क्या कुछ रहेगा, इनकी योगदान रहेगा उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर के फैसला नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस्तेमाल करती है। उनके प्रभाव का, रसूख का और जो उनका राजनीतिक अनुभव है और जिस तरीके से अपनी जाति के वोटर्स पर, कुर्मी जो बिरादरी कही जाती है, उस पर जिस तरीके का उनका प्रभाव है, उसको भी देखेंगे। और इसका एक फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। अपना दल, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी को एक थर्ड पार्टी के तौर पर गठबंधन करना पड़ता है और 15-20 सीटों पर समझौता करना पड़ता है। और अपना दल का अस्तित्व क्या है? वो कुर्मी बिरादरी की पार्टी है और जो कुर्मी बिरादरी का 6 से 9% के बीच में वोट माना जाता है, उसका प्रतिनिधित्व जो है अपना दल करने का दावा करती है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ती है। लेकिन अगर आरपीएन सिंह मजबूती से अपने आप को स्थापित करते हैं और जिस तरह से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से एक बर्डन खत्म हो जाएगा कि अपना दल को वो साथ में लेकर के चले। अनुप्रिया पटेल के साथ वक्त बेवक्त ये चीज सामने आती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह, उनका रसूख, उनको किस तरीके का पद दिया जाए, उसको लेकर के बवाल सामने आता रहता है। लेकिन अगर आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी उपयोगिता साबित करते हैं और कुर्मी जाति के वोटरों को अपनी तरफ लुभाने में अगर कामयाब रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पहला तो अपना दल के साथ गठबंधन करने की एक मजबूरी जैसी चीज कुछ नहीं रह जाएगी, और दूसरी तरफ आरपीएन सिंह पार्टी का काडर भी और मजबूत कर सकेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट करके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता है, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, करे न धरे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ करा न धरा। अब चुनाव के समय सब तरकस पहन करके प्रदेश के चुनाव में घूम रहे हैं। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अखिलेश यादव, इनके बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है। अब इसके अलावा एक खबर बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई। 2 फरवरी को आगरा में ये एक जनसभा को संबोधित करने जा रही है मायावती जी। इसकी जानकारी आज पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट करके दी। पार्टी महासचिव ने ट्वीट करके बताया कि अवगत कराना है कि दिनांक 2 फरवरी 2022 को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा एक और खबर, केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेना बल को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। जारी की गई सूची के मुताबिक इस बार 384 सैनिकों और जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। इनमें 12 लोगों को शौर्य चक्र, 29 लोगों को परम विशिष्ट सेवा मेडल देने का ऐलान किया गया है। पिछले साल ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले राजपूताना राइफल्स के नीरज चोपड़ा का नाम भी परम विशिष्ट सेवा मेडल पाने वालों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई थी। जब तेज हो गई है, बीते 6 महीनों में हमने थोड़ा सा शांत देखा था। प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज एक बार फिर से विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने स्पीकर पर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करने और उनके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं करने का आरोप लगाया है। गणतंत्र दिवस से पहले विधानसभा परिसर में बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद धनखड़ ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा लग रहा है कि स्पीकर के पास राज्यपाल के बारे में कुछ भी बोलने का लाइसेंस है। वो कुछ भी बोले जा रहे हैं और लगातार नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर भारत संघ और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें चुनाव आयोग को इस बात का निर्देश देने की मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों को चुनाव के पहले सार्वजनिक निधि से मुफ्त का उपहार देने का वादा ना किया जाए या वितरण करने की अनुमति ना दी जाए, और जो राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं उनके पंजीकरण रद्द किए जाए, पार्टियों के चुनाव चिन्ह जब्त किए जाएं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि निसंदेह यह एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन आश्चर्य है कि अदालत समस्या को हल करने के लिए क्या कर सकती है, यानी कि अदालत भी किंग कर्तव्य मूढ़ वाली स्थिति में है। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा। यह भी एक गंभीर मुद्दा है और इसमें कोई संदेह नहीं है। फ्रीबी बजट, यानी कि जो तमाम सरकारें, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो वादे करती हैं कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, उसको कहा जा रहा है कि वो नियमित बजट से आगे बढ़ा जा रहा है। और कभी कभी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार देखा गया है, कि कुछ पार्टियों के लिए यह समान खेल का मैदान नहीं है। कई पार्टियां इसको लेकर के शिकायत भी करती हैं। सीमित दायरे में, इसके आगे कोर्ट कहता है कि सीमित दायरे में क्या हम कर सकते हैं। हमने ईसीआई को दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया था। बेंच ने सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के ही फैसले का उल्लेख किया, जहां कोर्ट ने यह कहते हुए
चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट अभ्यास के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसका निर्देश दिया था। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के परामर्श से चुनाव घोषणा पत्र की सामग्री पर दिशा निर्देश तैयार करने और इसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता में शामिल करवाने का निर्देश दिया गया था उस आदेश में, जो बंगाल बनाम कोर्ट का था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए और दिशा निर्देशों के साथ साथ जो कुछ जरूरी मंजूरियां हैं उनको भी जारी करने की आवश्यकता है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत रूमी की तरफ से है। वो कहते हैं कि अपने शब्दों को ऊंचा करो, आवाज को नहीं। ये बारिश है जो फूलों को बढ़ने देती है, इसकी गरज नहीं। बहुत पहले हमारे यहाँ कहा गया है, थोथा चना बाजे घना। तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। जो आपकी चीजें, जो आप दिखावटी चीजें करेंगे, उससे आपके ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर आप किसी भी तरीके से समृद्ध नहीं हो सकते हैं। बल्कि अगर गुण विकसित करने में, स्किल विकसित करने में अपने आप को खर्च करेंगे, अपने आप को लगाएंगे, तो जरूर मुमकिन है कि आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें समाहित हो सके। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आज के जनता जंक्शन शो में इन तमाम बड़ी खबरों के साथ मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश खड़े हैं। शुक्रिया।